नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे तात्कालिक भौगोलिक मुद्दे के अंतर्गत COP29 के बारे में, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चर्चा में है क्यों। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के पक्षों का 29वां सम्मेलन, जिसका नाम है COP29, 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में होने वाला है। ठीक है, तो ये किस नंबर का है? तो 29 नंबर का है। और होने वाला कहाँ है? तो बाकू अजरबैजान, यानी अजरबैजान की राजधानी है बाकू, वहाँ पर होने वाला है। और कब से कब तक? तो 11 नवंबर से 22 नवंबर तक। अगर ये 29 नंबर का है तो इससे पहले 28, 27 और 26 हुए कहाँ पर हैं? तो जो COP28 है वो दुबई, UAE, यानी UAE देश में दुबई है जहाँ पर, वहाँ पर हुआ था 2023 में। COP27 शार्म अल शेख, ये शहर है इजिप्ट यानी मिस्र का, 2022 में हुआ। और जो COP26 था वो ग्लासगो, UK यानी यूनाइटेड किंगडम, या आप ऐसे कह सकते हो कि स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो, वहाँ पर हुआ था 2021 में। ठीक है, इस बार कहाँ पे हो रहा है? अजरबैजान यानी बाकू। यहाँ पर दोस्तों अजरबैजान का चित्र दिखाया गया है आपको। ये अजरबैजान देश है जिसकी राजधानी है बाकू। ठीक है, बाकू इसकी राजधानी है। इसके पूर्व में कैस्पियन सागर है, इसके उत्तर में रसिया है यानी रूस है, इसके पश्चिम में जॉर्जिया, ये आपका है आर्मेनिया, और ये है आपका ईरान। यानी 5 देशों की सीमाएं, या आप कह सकते हो 4 देशों की सीमाएं इसकी सीमाओं को टच करती हैं: रसिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया और ईरान। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में राजधानियाँ बतानी है कि रसिया की राजधानी क्या है, जॉर्जिया की क्या है, आर्मेनिया की क्या है और ईरान की राजधानी क्या है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस साथ साथ और बताना है आपको दोस्तों कि कैस्पियन सागर से कितने देशों की सीमाएं टच करती हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें और मेंशन की गई हैं। UNFCCC, यहाँ पे दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो UNFCCC के जो सदस्य देशों की बैठक है वो प्रतिवर्ष होती है, उसी का नाम दे दिया जाता है कॉप, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का नाम दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी गई हैं कि सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ UNFCCC, यानी UNFCCC ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी निर्णय लेने वाली संस्था है। मीट इन बॉर्न द सेक्रेटरीट अनलेश ए पार्टी ऑफर होस्ट द सेशन, यानी कि कहाँ पर बैठक होगी इसके लिए सभी देश बॉन में मिलते हैं। बॉन आपका जर्मनी में पड़ता है, वहाँ पे मिलते हैं। मीट्स एवरी ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष मिलते हैं। अनलेस द पार्टी डिसाइड अदरवाइज। फर्स्ट कॉप हेल्ड इन बर्लिन, यानी पहली जो कॉप की बैठक हुई थी वो जर्मनी में हुई थी, बर्लिन शहर में। ठीक है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहाँ पर हुई थी और पहली बार ये बैठक हुई थी 1995 में। ठीक है, कॉप्स एंड दियर मेजर आउटकम्स, यानी कुछ प्रमुख इसके जो हुए हैं, जैसे कि COP3 ये क्योटो जापान में हुआ था 1997, इसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। COP27 ये मराकेश मोरक्को में हुआ था 2001 में।
इसके बाद कोप 8 जो कि 2002 में भारत नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। कोप 15 2009 में ये कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ। कोप 14 2008 में पोजनान पोलैंड में हुआ। कोप 13 ये बाली इंडोनेशिया में 2007 में हुआ था। कोप 16 ये 2010 में कनकन मैक्सिको में। कोप 18 ये दोहा कतर में हुआ। कोप 19 2013 में वर्सा पोलैंड में हुआ। कोप 24 2018 में कोटोवाइश पोलैंड में हुआ। कोप 21 ये 2015 में हुआ था पेरिस फ्रांस में। और यहाँ पे हम दोस्तों बता दें आपको कि ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो अस्तित्व में आया था वो कोप 21 बैठक में ही आया था, जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ था। कोप 26 अभी आपको बताया ग्लासगो UK में हुआ था। ठीक है। इसमें ही भारत ने पहली बार नेट जीरो टारगेट 2070 यानी 2017 का लक्ष्य रखा है। और 2027 में आपका शार्म एल शेख इजिप्ट यानी मिस्र में हुआ है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसे जलवायु वित्त यानी कोप नाम दिया गया है, यानी जो इस बार हुआ है 29 हो रहा है उसे जलवायु वित्त कोप यानी क्लाइमेट फाइनेंस कोप के नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य इस बात पर सहमति बनाना है कि जलवायु संबंधी लागतों से निपटने में विकासशील देशों की मदद के लिए प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च की जानी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि एक तरफ आपके विकसित देश हैं और एक तरफ आपके विकासशील देश हैं, तो विकासशील देश विकसित देशों को कितनी धनराशि दें जिससे विकासशील देश इस जलवायु संबंधी लागतों को पूरा कर पाएं। यहाँ पे कोप्स के बारे में बता दें आपको थोड़ा सा कि पक्षकार सम्मेलन या कोप्स यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये UNFCCC यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो वर्ष 1992 में स्थापित एक बहुराष्ट्रीय संधि है। यानी UNFCCC का गठन कब हुआ? 1992 में। आपको यहाँ पे बता दें कि 1992 में आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो कि रियो एक शहर है जो कि ब्राज़ील में पड़ता है, वहाँ पर यह सम्मेलन हुआ था। यानी पृथ्वी सम्मेलन या इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, 1992 में हुआ था। और इसी सम्मेलन में UNFCCC अस्तित्व में आया था। ये बैठकें या सम्मेलन, जिन्हें कोप के संक्षिप्त नाम से जाना जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के आधिकारिक सत्र यानी ऑफिशियल सेशन के रूप में कार्य करते हैं। यानी UNFCCC के जितने भी सदस्य देश हैं उनकी बैठक होती है, उसका नाम दे दिया गया है कोप, और ये प्रतिवर्ष होता है। इन सत्रों के दौरान यानी इन बैठकों के दौरान भागीदार या पक्षकार देश पेरिस समझौते के प्राथमिक लक्ष्य के साथ संरेखित वैश्विक प्रयासों का मूल्यांकन करते हैं, जहां ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों से लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। यानी पेरिस समझौता आपका 2015 में हुआ था कोप 21 में। तो इसमें जो लक्ष्य बनाए गए थे उन्हीं लक्ष्यों को फिर से याद किया जाता है। ठीक है। और ऐसा प्रयास किया जाता है कि पूर्व औद्योगिक स्तर से लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को सीमित किया जाए, यानी इससे ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। जलवायु वित्त मुख्य एजेंडा नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य यानी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स, जो वर्तमान 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिज्ञा समाप्त होने के बाद एक नया जलवायु वित्त पोषण लक्ष्य निर्धारित करता है।
यानी पहले ये लक्ष्य बनाया गया था कि जो विकसित देश हैं वो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर देंगे विकासशील देशों को, ताकि वो जलवायु परिवर्तन से लड़ सकें। तो वो समय सीमा समाप्त हो चुकी है, तो अब नया जलवायु वित्त पोषण लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। धनी राष्ट्र इस लक्ष्य को पूरा करने में संघर्ष करते हैं, जिसके कारण जलवायु संवेदनशील देशों में अविश्वास पैदा होता है। यानी जो विकसित देश हैं वो इस धनराशि को देने में मना करते हैं। इसके बाद है जीवाश्म ईंधन संक्रमण। तो COP29 जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के लिए COP28 के समझौतों का अनुसरण करता है। फिर भी वैश्विक जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। जीवाश्म ईंधन आपको पता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सब आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो COP28 में जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर कम उपयोग के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। यद्यपि जीवाश्म ईंधन में कटौती के संबंध में मजबूत प्रतिबद्धताएं प्राप्त करना कठिन हो सकता है, फिर भी देश नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की दिशा में प्रगति का आकलन करेंगे। यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब है कि एक ऐसी ऊर्जा जिसका इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, ये सब आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। कार्बन बाजार नियम। सरकार का लक्ष्य प्राकृतिक कार्बन सिंक से प्राप्त कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए नियम स्थापित करना है। प्रमुख मुद्दों में पारदर्शिता, मूल्यांकन मानक और क्रेडिट रद्द करने की शर्तें शामिल हैं। अनुकूलन और हानि एवं क्षति वित्त पोषण। देश जलवायु प्रभावों के लिए अनुकूलन रणनीतियों की समीक्षा करेंगे तथा दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे। अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील राष्ट्र धनी देशों से हानि एवं क्षति से निपटने के लिए कोष में अधिक योगदान देने का आग्रह करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी विकसित देश हैं, यानी जो धनी राष्ट्र हैं, वह पैसे देंगे किनको? हानि या क्षति उठाने वाले देशों को। तो हानि और क्षति कौन उठा रहे हैं? विकासशील देश। तो विकासशील देश इस राशि को प्राप्त करने के लिए आग्रह करेंगे। किनसे? धनी राष्ट्रों से, जिसके तहत अब तक लगभग 660 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि जुटाई जा चुकी है। लेकिन कहा कितनी गई थी? 100 बिलियन कहा गया था। 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए कहा गया था, लेकिन जुटाई कितनी जा चुकी है? 660 मिलियन। इसके बाद है नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य यानी NCQG। नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य पेरिस समझौते का एक प्रमुख तत्व है। पेरिस समझौता कब हुआ था? आपका COP21 में हुआ था, 2015 में। प्रमुख तत्व है जिसे जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए 2015 में अपनाया गया था। विशेष रूप से इसका जो उद्देश्य है वह विकासशील देशों को उनके जलवायु संबंधी कार्यों में सहायता देने के लिए एक नया वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना है। इस पर अभी बातचीत चल रही है और इसके वर्ष 2025 तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। नया सामूहिक परिमाणित जो लक्ष्य है वो क्यों महत्वपूर्ण है? पहला तो है कि जलवायु वित्त अंतराल को संबोधित करता है, उभरते बाजारों का वादा पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है, वैश्विक जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है और जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद है COP29 में भारत की भूमिका क्या रही है अभी तक, देखते हैं। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि विकसित देशों को जलवायु वित्त के लिए प्रति वर्ष कम से कम
1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। यानी जो विकसित देश हैं उन्हें कम से कम 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराना चाहिए, जैसा कि G20 नई दिल्ली घोषणा में कहा गया है। यानी जो G20 की बैठक हुई थी इस बार नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि G20 का गठन कब हुआ था, यानी इस्टेब्लिश कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके मेंबर कितने हैं, यानी सदस्य देश कितने हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। COP29 में भारत का प्रतिनिधिमंडल जलवायु वित्त, कार्बन बाजार और समन जैसे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पूरी ताकत के साथ जाएगा। ठीक है, भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है और कई राज्य और हितधारक COP29 में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। असम विशेष रूप से वैश्विक रेस टू रिजिलियंस पहल में शामिल हो गया है, जो मुख्यमंत्री जलवायु लचीला गांव फेलोशिप यानी CMCRVF के माध्यम से कमज़ोर समुदायों को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि जलवायु लचीला गांव फेलोशिप किस राज्य ने स्टार्ट की है, तो वो असम ने स्टार्ट की है। कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सम्मेलन हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए हमेशा, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ सम्मेलन हुए हैं। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट कन्वेंशंस, तो एक तरफ कन्वेंशन दिया गया है, दूसरी तरफ ईयर है आपका। सबसे पहले जो कन्वेंशन हुआ था वो हुआ था रामसर कन्वेंशन। दोस्तों रामसर जो है वो ईरान देश का एक शहर है। ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि सम्मेलन हुआ था 1971 में। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुई। साइट्स का दोस्तों फुल फॉर्म होता है आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन्हांसमेंट इंडेंजर्ड स्पीसीज फ्लोरा एंड फौना, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो साइट्स को लेकर के हुआ था 1973 में। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स 1919 में हुआ। वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 1980 में। नैरोबी डिक्लेरेशन यानी नैरोबी घोषणा पत्र 1982 में आया। वर्ल्ड चार्टर ऑफ नेचर ये आपका 1982 में हुआ। वियना कन्वेंशन फॉर ओजोन लेयर यानी ओजोन संरक्षण के लिए जो पहला कन्वेंशन हुआ था वो वियना सम्मेलन है 1985 में हुआ। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ODS ये आपका 1987 में हुआ था। इसके बाद हेलेंस्की डिक्लेरेशन यानी हेलेंस्की घोषणा पत्र ये आपका 1989 में हुआ। बेसेल कन्वेंशन ऑन हजार्ड्स वेट्स ये आपका 1989 में हुआ। अर्थ समिट यानी पृथ्वी सम्मेलन, इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, ये 1992 में हुआ था। इसी में आपका UNFCCC का गठन किया गया 1992 में। ठीक है, CBD का फुल फॉर्म होता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। तो जैव विविधता के सम्मेलन के लिए 1992 में ही सम्मेलन आपका हुआ था। इसके बाद है UN कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण के लिए सम्मेलन 1994 में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPS ये 2000 में हुआ। इसके अलावा 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, दोस्तों इसी का फुल फॉर्म होता है POP का, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोलेंट्स, ये 2001 में हुआ, दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद 2002 ये वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, यानी सतत विकास के लिए सम्मेलन 2002 में हुआ। ठीक है, 2012 में आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो यानी कि पृथ्वी सम्मेलन आपका 1992 में हुआ था। ठीक है, 1992 के 20 साल बाद
यहीं पर फिर से सम्मेलन हुआ जो कि सतत विकास को लेकर के हुआ। इसके बाद पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौता आपका, यानी पेरिस जो बैठक हुई थी 2015 में हुई थी और ये लागू 2016 में हुआ था। और यहीं पर आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि COP29 ये चर्चा में क्यों है। इसके बाद COP28, COP27, COP26 ये कहाँ पर बैठकें हुई। आपसे जो कमेंट बॉक्स में पूछा गया है उसे आप ज़रूर बताइएगा। इसके बाद कुछ हमने महत्वपूर्ण बातों पर और चर्चा की, कॉप्स के बारे में देखा। ठीक है, इसके बाद हमने नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य को देखा। इसके बाद COP29 में भारत की भूमिका क्या रही इसके बारे में देखा, और कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सम्मेलनों के बारे में भी आपसे बात की। ठीक है दोस्तों, PDF इसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।